तो हेलो दोस्त। तो वीडियो नंबर 3 और कह सकते हैं पार्ट नंबर 3, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चन का सिलेक्शन, यानी प्रश्न को कैसे सेलेक्ट करें। दूसरे वीडियो में बात किया हमने आपका क्वेश्चन का एलिमिनेशन, यानी जिसमें आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है उसको कैसे ख़त्म करें, कन्फ्यूजन एलिमिनेशन की भी बात कर सकते हैं। और तीसरे में डिटेल स्टडी की बात कर रहे हैं। डिटेल स्टडी क्या होता है? तो ये सीरीज है अद्भुत सफल रणनीति किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो यहाँ हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के संबंध में ले रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन रेलवे के रिगार्डिंग जनरली रहता है, इसलिए इसको लेते हैं। लेकिन इसको डिटेल स्टडी कहते क्यों हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी प्रिपरेशन का है, और इसमें हम करते हैं एक प्रश्न को अनेक प्रश्न बना देना। कैसे बनाएंगे वीडियो में देखेंगे, कैसे करते हैं समझते हैं। सबसे बड़ी लोगों में एक सवाल आती है, कुछ लोग पूछते हैं कि टारगेट रखो डेली 400 क्वेश्चन करने का। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा है, 200 है। कुछ लोग कहते हैं कि 100 ही कर लो, बहुत है, डेली लेकिन करो। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि पहले आप डिटेल में स्टडी कर लीजिए, और एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन से हम 20 को 4 से गुना कर देंगे तो 80, और 80 को प्लस से स्टडी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 160। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 400 पढ़ने वाला केवल पढ़ रहा है और 20 क्वेश्चन करने वाला समझ रहा है टॉपिक को। इसी को कहते हैं डिटेल स्टडी। और डिटेल स्टडी से क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में भी बात डालेंगे, और कैसे करते हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हमने वीडियो नंबर 2 तो आप देख लिए होंगे, जिसमें हमने कन्फ्यूजन एलिमिनेशन की बात किए थे, या गलतफहमी की दूर करने के लिए। तो इस डिटेल स्टडी का हमारा 2 पॉइंट हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ। क्या है डिटेल स्टडी? डिटेल स्टडी में हम क्या करते हैं, तो एक लाइन मैं ऐसी रफ लिख रहा हूँ, इसको राइटिंग में नहीं देखें। तो सबसे पहली बात है डिटेल स्टडी में हम क्या कहते हैं। पहले हम क्वेश्चन से कुछ टॉपिक देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम करते हैं आंसर से। आपका आंसर जो दिया हुआ रहता है उसमें ऑप्शन A B C D क्या है। तो और तीसरा इसमें है कि अगर A B C D है तो इससे आंसर आपका जो A B C D है इसका रिलेशन और अदर क्वेश्चन में क्या है। 3 चीज़ों को संबंध को जोड़ना है। अब यहाँ A B C D कहने के मतलब लोग समझते हैं कि A B C D तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि 400 क्वेश्चन जो करते हैं वो केवल A B C या D देखते हैं, या तो उनको आंसर पता है कि इसका आंसर B है, देखे उस क्वेश्चन को छोड़े अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। दूसरा कैंडिडेट जो होता है उनको आंसर नहीं पता है इस क्वेश्चन के आंसर B है, आंसर देख लिए आंसर से फिर इसको पढ़ते हैं, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको, थोड़ी सी आपको यहाँ हिंट दे दूँ। हम क्या करेंगे ना, A को देखेंगे, B को देखेंगे, C को भी देखेंगे, D को भी देखेंगे। कैसे? तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम से लेके आए हैं। 3 क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये सफिशिएंट नहीं है, आपको स्टडी करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भी ऐसे ही स्टडी करें, तभी सक्सेस रेट बढ़ेगी। 400 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागिए, भागना है तो आपको डिटेल स्टडी के पीछे भागना है। कैसे? चलिए, डिटेल स्टडी भी 2 तरीके से होता है, उसका मैं डिटेल स्टडी में बता देता हूँ। 2 तरीके का होता है, उसमें हम पहले वाले की आज बात करेंगे। यानी हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, उसमें से हम थोड़े थोड़े ओवरव्यू सारे ABCD को देखेंगे। और एक डिटेल स्टडी होता है जो ABCD होता है उसकी कंप्लीट डिटेल दिखना। मैं बता दूंगा थोड़ा हिंट, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लेंगे, पार्ट नंबर 4 हो या 5 में कभी डिटेल स्टडी का पार्ट 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपके पास शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए, बिना प्रश्न के तो कोई आप आंसर ढूंढ ही नहीं सकते। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, एनटीपीसी से ही पूछा हुआ एग्जाम है। पूछा गया है कि भारत में खाली स्थान ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ब्रिटिश साम्राज्य। तो सबसे पहले इस प्रश्न का संदर्भ क्या है। भारत तो देश सही है, जान रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जान ही रहे हैं, प्रत्यक्ष शासन।
3 चीज़ें हैं। तो इसके हिस्ट्री में आप जाएंगे तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक बोला था कि प्रश्न का डिटेल स्टडी करना है। डिटेल स्टडी करने से हमें क्या क्या मिल सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य, तो भारत में अंग्रेज़ों के राज आग जाना इसी को बोलते हैं। इससे पहले क्या था, प्रत्यक्ष शासन नहीं था, क्या था, अप्रत्यक्ष शासन था, जिसमें भारत पे राज कौन करता था, ध्यान दीजिएगा, डिटेल स्टडी कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रत्यक्ष शासन कब आया, बस यही सवाल है कन्वर्सन का, और ये सवाल का आंसर हमें मिलेगा नीचे। तो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम जान गए। तो प्रत्यक्ष जब तक था तो भारत में किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस पे किसी का मालिकाना का अधिकार किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जैसे ही प्रत्यक्ष हो गया तो इस पे अधिकार किसका आ गया, इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया की। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वीन विक्टोरिया का जब प्रत्यक्ष शासन हुआ तो भारत पे अधिकार आ गया। अब एक पार्ट को तो हमने डिटेल आपको थोड़े थोड़े ओवरव्यू में बता दिया। दूसरा पार्ट था हम ABCD सबको देखेंगे। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हम अगर आराम से ढूंढे तो हमें पता है कि ये 1858 होगा। लेकिन 1858 हमने याद कर लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, याद कर लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने याद कर लिया है। लेकिन ये याद 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा या 365 दिन रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जब डिटेल स्टडी करेंगे तो इस याद को हम कंप्लीट याद करेंगे। हमने 10वीं में पढ़ा वही चीज़ें आज भी याद रहेगी। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तरीके है कि इसका संदर्भ 1858 में कैसे आया, इसको समझेंगे। सबसे पहले समझने के लिए क्या होता है, तो देखिए चारों ऑप्शन को देखते हैं, हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे कम, इसमें क्या है, सबसे कम यहाँ पे 1856 है। 1856 किसी को याद है, कुछ घटना से रिलेटेड है? तो कुछ लोग कहेंगे कि याद भी है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भी याद है। तो हम कह रहे हैं याद है मुझे। क्या याद है, तो 1856 में भारत में क्या हुआ था, ध्यान से पढ़िएगा तब एक एक चीज़ को जोड़ पाएंगे। हिंदू महिला, विधवा महिला विवाह कह सकते हैं, विधवा महिला विवाह का कानून लाया गया था। एक सवाल देखिएगा, 56 में एक सवाल आपके पास आ गया है, विधवा। दूसरा सवाल हमारे पास कहाँ आएगा, दूसरा सवाल आएगा कि किसने इसको लाया था, ध्यान से देखिएगा। तो हम कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट किया था। डलहौजी आप जानते ही होंगे, सब लोग जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी का नाम हड़प नीति के संस्थापक भी कहते हैं या अपनाने वाला भी कहते हैं। लेकिन इसको जो लागू किया था वो लॉर्ड कैनिंग किया था, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। तो 1856 से आपको क्या मिला, कुछ मिला? क्यों, ये याद किस लिए दिलाया मैंने, इसलिए कि इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन है ना, इस वाले क्वेश्चन से संबंधित ही है, कोई अलग से नहीं दिया होता। ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम उससे रिलेटेड होता है। कई जगह पे अगर अलग दे देता है तो वो पहचाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है, बनाने वाले, जो आपको समझ में नहीं आए। दूसरा, अब हमारे पास एक डेट तो निकाल दिया मैंने आपके लिए, 56 तो हो गई, समझ गए। अब 57 की बात आते हैं। तो इसके लिए तो कोई किसी को याद नहीं कराना पड़ेगा। मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, जिसकी भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये सब लोग को याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन हम और जोड़ देते हैं, 2 हो गया, भारत की प्रथम क्रांति ये हो गया है। तीसरा हम एक और प्रश्न जोड़ देते हैं, ध्यान देने के लिए कि आप ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह जफर, नाम सुना होगा, अंतिम मुगल बादशाह। ये 1857 की ये 3 घटनाएं हैं जो मैक्सिमम है। इसमें रांची, मेरठ से शुरू हुआ था और झांसी से जाके समाप्त हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के
समर्पण, या कह सकते हैं अलग अलग तरीके होता है। क्या है, कभी कन्फ्यूजन भी, इसमें कंट्राडिक्शन भी होता है, लेकिन हम झांसी से समझेंगे कि समाप्त हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर दिल्ली में बहादुर शाह जफर से हुआ था। तो 57 तो बहुत सारे मिल जाएगा, 57 में तो बहुते आते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे हम 3 मेन पॉइंट की बात कर लिए, लेकिन अब हमारा सवाल का अंत मिलने वाला है। भारत के ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन कब हुआ था? तो आपने समझ लिया होगा, आपके पास आंसर का लगभग जवाब कुछ इस तरह से मिलने वाला होगा। क्या मिला जी? तो यहाँ तक तो मिल गया। अब हमारे पास हो गया कि हमने 57 का विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह से क्या अंतर पड़ा? अंतर ये पड़ा कि इस विद्रोह के होने के कारण से इंग्लैंड में जो कौन थी रानी, क्वीन विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया से अपनी सत्ता को हस्ताक्षर कर किसके अंदर ले लिया? ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। वो है 1858। 59 का भी याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 59 से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसको भी आप एक बार ध्यान दे के देख लीजिएगा कि क्या है ऑप्शन। अब हम अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगर कुछ होगा तो इसमें हम आप एक कन्वर्ट कर लेंगे। 59 का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ डेट हो सकता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, एक और आपका जीके का ही प्रश्न है जो लोगों को याद नहीं होता। भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुई थी, कब? तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ताशकंद याद रखिएगा। ताशकंद समझौता किसके साथ हुआ था? तो भारत पाक के बाद हुआ था। तो भारत पाक के बीच में ये भी पूछ देता है कि किसके बीच में हुआ था, ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न तो यहाँ मैं प्रश्न से ही मिल गया, कभी इसको कहीं मिलाने के लिए दे दिया है या पूछ दिया जाए कि किसके बीच में एग्रीमेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें अपडेट की बात आते हैं। तो ये सब लोग जानते हैं 1965 में हुआ था भारत चीन के बीच में, भारत पाक के बीच में युद्ध, भारत चीन के बीच में, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, भारत चीन 1962 में हुआ था, यानी दोनों लगभग हुए थे, तो इसलिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ 1965 में हो गया। अब हम इसके अगले ऑप्शन को देखें तो 47 आप जानते ही हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बहुत तेरे कहानियाँ मिल जाएगी। 1971 की बात करेंगे तो क्या क्या दोस्त हुआ था, भारत और बांग्लादेश का हुआ था। तो हाँ, आप कहेंगे कि बिल्कुल हुआ था, तो ये भी एक बार हो गया। लेकिन 1999 हर लोग को याद होनी चाहिए, कौन सा है 1999 को क्या बोलते हैं जी? एक बार ध्यान दे के आप देखेंगे तो शायद आप बता पाएँ क्या है 1999 का। तो इसे हम बोलते हैं कारगिल युद्ध। अब प्रत्यक्ष युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो 1999 ये था। तो ये चारों सवाल का आपका आंसर मिलेगा। तो आप कम से कम एक प्रश्न पढ़ें और 5 प्रश्न के लिए आपने करीब इसके लिए तैयार कर लिया। इससे होता क्या है, आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि अगर अगली बार प्रश्न हमेशा रिपीट नहीं होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक शिफ्ट में पूछेगा ताशकंद का, तो अगले देश में भारत पाकिस्तान का पूछेगा, तो अगले में चीन का पूछेगा, फिर बांग्लादेश का पूछेगा, फिर कारगिल का पूछेगा। इसी तरह से वो प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। कंसेप्ट चेंज नहीं होता, प्रश्न चेंज होता है। और आपने जब ऐसे डिटेल स्टडी कर रखे हैं, डिटेल में आपने स्टडी कर रखा है, तो आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी सी ज्योग्राफी की। तो यहाँ पे आपका है, पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा का परसेंटेज अनुमान है, बताना है। तो इसमें तो आप देखिए कई जगह आपको 2.0% मिल जाता है, लेकिन ये टोटल पृथ्वी का भाग है, टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया, जिसमें थल और जल दोनों मिला के है। तो ये भी याद रखिएगा, टोटल में भारत की जनसंख्या नहीं, पृथ्वी यानी कह सकते हैं भारत के क्षेत्र में जो भी है थल और जल, तो 2% होता है, याद रखिएगा।
एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें है कि एक्चुअल अगर थलीय क्षेत्र पूछ दिया तो भारत का 2.4% है, याद के लिए। लेकिन याद नहीं है तो कुछ आपको कुछ अलग अलग तरीके से ढूंढना पड़ेगा। कैसे? तो भारत का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल क्या है तो आपको याद रखना चाहिए। 32 तो सबको पता होता है, 32 लाख किलोमीटर अगर याद कर लिए तो आधा सोल्व कर लिए। उसके बाद आगे का आए या ना आए आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये आंसर ऐसा नहीं देता कि 32,75,000, 32,87,000 ऐसे नहीं देगा। तो 32,87,590 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल पूरे थलीय क्षेत्र का 2.4% पड़ता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ डिटेल में अगर कहें, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 7वां स्थान रखता है बाड़ा में। परसेंटेज तो हमने देख लिया, लेकिन ऊपर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और जनसंख्या में हम किस पे हैं, दूसरे नंबर पे। यानी क्षेत्रफल हमारे पास 7, जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे। लेकिन इससे एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न आ सकता है चौथा नंबर का। अगर पूछ दिया जाए कि अगर सबसे बड़ा सबसे छोटा यानी भारत तक में पूछ दिया जाए कि भारत से बड़े कौन कौन से हैं, तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे लिख दीजिएगा RCC UVA। ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं और ये बढ़ते क्रम में है। सबसे बढ़ते क्रम में कौन है? रसिया। समझू, आप बोलते हैं ना रसिया सबसे बड़ा। 12 लाख तो नहीं कह सकते, 1.2 करोड़ में चला जाता है। उसके बाद आपका कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे USA, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया। इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले कौन कौन से हैं? रसिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 6 देश भारत से ज़्यादा ज़मीन यानी धरती के भूभाग रखने वाले देश हैं। भारत 7वें स्थान पे है। तो कितने प्रश्नों को हमने करीब करीब कर लिया। ऐसे ही अगर आपने पूरी मेहनत से, ईमानदारी से करते रहे प्रश्न को, तो आपके पास क्या बनता है? डिटेल स्टडी से आपके पास एक बनता है संग्रह। क्या बनता है? संग्रह। जो आपको हमने सुबह 2 वीडियो बना के बताए थे, कल जो 2 वीडियो बना के बताए थे पिछले दिन वाला, जिसमें हमने कन्फ्यूजन एलिमिनेशन, और पहला वीडियो जो था हम दिखा दें यहाँ पे आपका, जो था सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इसमें इसका योगदान 90% तक होता है। ध्यान दीजिएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक कहाँ से आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।